भारत माता की माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। माँ भारती के चरणों में वंदन करता हूँ। और यहाँ परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, इस विद्यालय के अध्यक्ष महोदय और समस्त शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और मेरे छोटे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आज मुझे इस मंच से बोलने का मौका मिल रहा है तो मैं अपने आप को दो मायनों में सबसे ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। पहला तो ये कि मैंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया और आज इस तिरंगे ध्वज के नीचे मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और दूसरा ये कि आज से 2 वर्ष पूर्व जिस विद्यालय से मैं अपनी पढ़ाई पूर्ण करके जा चुका हूं और आज उसी विद्यालय के इस मंच से मुझे दोबारा बोलने का मौका मिल रहा है, तो इससे बड़े गर्व की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। इसके लिए मैं अपने समस्त शिक्षकों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि आज आप लोगों के सामने दोबारा बोलने का मौका दिया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। मित्रों, आगे की बात मैं अपनी शुरू करने से पहले राहत इंदौरी साहब की 2 मशहूर पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मित्रों, जैसा कि आज आप सभी को पता है, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है क्योंकि आज ही के दिन 15 अगस्त सन 1947 को हमें अंग्रेजों के चंगुल से आजादी मिली थी। और क्या आप लोग और हम लोग इस आजादी का महत्व जानते हैं? नहीं, लेकिन मित्रों, आजादी का असली महत्व वही जान सकता है जिसने कभी किसी की गुलामी की हो। और हम तो इतने खुशनसीब हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। और लेकिन मित्रों, एक चीज कहना चाहता हूँ, यह आजादी हमें किसी विरसे में नहीं मिली। इसके लिए हमारे हजारों सैकड़ों सैनिकों ने, स्वतंत्रता सेनानियों अपने प्राण गंवाए, तब जाके हमें आजादी मिली है। कुछ चंद नाम ले लेते हैं हम, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुखदेव, राजगुरु। ये तो कुछ ऐसे नाम है जो आप लोग हम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे ही सैकड़ों लोग और थे जिन्होंने हमें आजादी दिलाने में अपने प्राण गंवाए। अगर आज वो लोग नहीं होते तो शायद हम इस स्वतंत्र भारत में तिरंगे ध्वज के सामने ऐसा एक समारोह आयोजित नहीं कर पाते। तो इसके तब उन लोगों ने जो अपने प्राण गंवाए, उनके सम्मान में 2 पंक्तियां कहता हूँ कि जिस दिन तू शहीद हुआ, जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। कि जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। और मित्रों, आज भी हमारे देश के सैनिक भाई जो सरहद पर खड़े रह के, मौत के दरवाजे पर खड़े रह के हमारे देश की रक्षा करते हैं ताकि हम देश के अंदर चैन की सांस ले सकें। और आज भी आतंकी हमलों में उनमें से कोई सैनिक शहीद होकर घर में आता है तो सिर्फ एक परिवार नहीं रोता है वह हर व्यक्ति जो शहादत का मतलब जानता है। रोता है वह हर व्यक्ति जो देश से प्रेम करता है। और जब एक शहीद सैनिक को एक माँ तिरंगे में लिपटे हुए अपने सीने से लगाती है तो 135 करोड़ हिंदुस्तानी होता है। मित्रों, तब उन माओ के सम्मान में 2 पंक्तियां कहता हूँ कि मौत की मंडियों में बढ़ बढ़ के बोलियां दी हैं, मौत की मंडियों में बढ़ बढ़ के बोलियां दी हैं। और जब भी कुर्बानी मांगी है वतन ने, माओ ने भर भर के झोलियां दी हैं। और जब भी कुर्बानी मांगी है वतन ने, माओ ने भर भर के झोलियां दी हैं। और मित्रों, आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ। जब सुखदेव को फांसी होने वाली थी, उसकी माँ उससे मिलने जेल में जाती है और कहती है कि बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चले जाओगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुखदेव को मात्र 23 वर्ष की उम्र में फांसी हो गई थी। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चले जाओगे। तब सुखदेव जो जवाब देता है सुनिएगा। सुखदेव कहता है, माँ आज मुझे मत रोक, आज मुझे जाने दे। मेरे जाने के बाद मेरे पीछे हजारों लाखों सुखदेव पैदा होंगे जो आज सरहद पर हमारे देश की रक्षा करने के लिए मौत की चौखट पर सीना तान के खड़े हैं। मित्रों, आज आप लोग एक बात से बताता हूं कि 5 डिग्री सेल्सियस तापमान ऐसा तापमान होता है जिसपे सामान्य इंसान घर से बाहर नहीं निकलता और 0 डिग्री पे पानी जम जाता है। इस साइंस के बच्चे जानते हैं कि 5 डिग्री पे सामान्य इंसान घर से बाहर नहीं निकलता और 0 डिग्री पे पानी जम जाता है। लेकिन -18 डिग्री, आप बातों पे ध्यान देना, शब्दों को सुनना कि -18 डिग्री तापमान एक ऐसा तापमान होता है। -18 डिग्री तापमान पे हमारा देश का वो सैनिक बॉर्डर पे खड़ा रहता है ताकि हम इस देश पे स्वतंत्र भारत में चैन की सांस लेने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें।
मित्रों, तो उनके सम्मान में वो एक सैनिक अपने दिल से क्या कहता है, वो सिर्फ 2 पंक्तियों से कहता हूँ कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे और हमने वतन मांग लिया, हम लोग दौलत पर गिरे और हमने वतन मांग लिया। मित्रों, आज हम सभी लोग आज हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप फेसबुक पे हम लोगों ने अपनी डीपी को 3 रंगों से रंग रखा है। लेकिन क्या मित्रों, ये 3 रंगों से रंगना ही हमारे देशभक्ति है? और अगर आप कहेंगे कि साल में 2 दिन हाथ में तिरंगा तो ले लेना देशभक्ति है, तो मैं कहता हूं, तो मैं आप लोग से पूछता हूं कि ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जो छोटा सा बच्चा हाथ में तिरंगे लेके गाड़ियों में जा जाके तिरंगे बेच रहा है, क्या वो इसकी देशभक्ति है? जिसको नहीं पता है ध्वज किस चीज का है, जिसको नहीं पता है इस तिरंगे का महत्व क्या है, जिसको नहीं पता है कि समुदाय क्या है, लेकिन वो जानता है सिर्फ अपने पेट की भूख, वो इसकी देशभक्ति नहीं है, उसके पेट की शक्ति है जो उसे ये करने पे मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना सिवालों को जानते हैं, कि ना मस्जिद को जानते हैं ना सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना जनाब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। और मित्रों, हम आज हमारे ऐसे समाज में जीते हैं जहां एक भाई अपनी बहन को किसी बाहर के आदमी के साथ बातें करते हुए देखता है तो उसको घर में डांटता है, उस पर हो सकता है उसको मार भी सके, लेकिन वही भाई अपने घर में अपनी गर्लफ्रेंड के हंस कर सुनाता है। मित्रों, लेकिन इसमें हंसने वाली बात है, सच्चाई है। तब आज भी, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दो, पूरे विश्व में हम लोग महिला सुरक्षा के मामले में 4थे नंबर पर आते हैं। और आज हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम उसको बचाते नहीं, हॉस्पिटल नहीं ले जाते, उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, उसकी फोटो खींचने लगते हैं चंद लाइक और कमेंट्स के लिए। अगर किसी पर अत्याचार हो रहा है, किसी की मारपीट हो रही है, वो छुड़ाते नहीं है, उसकी वीडियो बना के फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं और नीचे से लिखते हैं कि इस वीडियो को, इस फोटो को इतना शेयर करो कि आदमी पकड़ा जाए। तब मैं कहता हूं कि अगर आजादी से पहले व्हाट्सएप और फेसबुक आ गया होता तो आज तक हमारे आजाद नहीं होता। हर कोई यही कर रहा होता कि इस वीडियो को इतना फैलाओ कि अंग्रेज देश छोड़कर भाग जाएं। तब और आज हम अनेक स्वतंत्र लोकतंत्र इतना बड़ा लोकतंत्र बन चुका है विश्व का कि यहाँ हिंदू भी पैदा होता है, मुसलमान भी पैदा होता है, सिख भी पैदा होता है, ईसाई भी पैदा होता है, लेकिन मित्रों आज इंसान पैदा नहीं होता। क्योंकि तब एक बात कहता हूँ कि पेड़ पत्ते शाखाएं भी परेशान हो जाएं, कि पेड़ पत्ते शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। और आज इतने बड़े लोकतंत्र होने के बावजूद भी हम अनेक समस्याओं की जूझते हैं, जैसे आतंकवाद, भ्रष्टाचार और भी अनेक मुद्दे हैं, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, इन मामलों में बोलते हैं। लेकिन आज आप लोग और हम सभी देखते हैं, न्यूज चैनलों में देखते हैं कि आए दिन खबरें आती हैं कि आज इस नेता ने इतने का घोटाला किया, आज ये नेता इतना भ्रष्ट है। तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको और मुझे कोई अधिकार है हम कि किसी नेता को भ्रष्ट कहें? क्या आप लोगों को और मुझे कोई अधिकार है कि हम भ्रष्टाचार की बात करें? क्योंकि मित्रों, एक बात से कहता हूँ कि अगर हम रोड पे गाड़ी लेके जाते हैं तो आगे पुलिस वाले दिख जाते हैं, हमको चालान भरने के बजाय 100-200 रुपए देके निकलना बचना चाहते हैं। क्या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे? हमारे एग्जाम में मार्क्स कम आ जाते हैं, हम टीचर को डरा धमका के कुछ पैसे देकर अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, क्या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे? हम हमारे पेपर की पूरी अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाते और ऐन वक्त पे एग्जाम पेपर खरीदना चाहते हैं, क्या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे? हम किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं, वहां की लंबी लाइनों में लगने के बजाय साइड से अपनी पहचान निकालकर अपना काम कराना चाहते हैं, क्या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे? हम शहरों में घूम गाड़ियां लेके जाते हैं, टोल टैक्स से बचने के लिए साइड से गाड़ी निकालना चाहते हैं, क्या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे? कोई अधिकार नहीं है आपको और मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का, क्योंकि 1/135 करोड़ हिंदुस्तानी आप हैं, 1/135 करोड़ हिंदुस्तानी मैं हूं। आप अपना भ्रष्टाचार खत्म कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार खत्म करता हूं, देश का भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। और मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन ये काम एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, ये हम सबको मिलकर करना होगा। अगर देश का प्रधानमंत्री जगह जगह स्वच्छता की झाड़ू लगाना चालू करे तो इससे उसके अकेले बस की बात नहीं है। जब रोड पे चलता हर एक इंसान स्वच्छता के मायने समझेगा तब ये देश स्वच्छता के मामले सबसे आगे होगा, क्योंकि हर काम एकता से होता है। तब एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ कि एक क्लास में एक टीचर आता है, बच्चों को एक एक नक्शा देता है, उस नक्शे को फाड़ देता है। क्लास में एक टीचर आता है, हिंदुस्तान का नक्शा सब बच्चों को बांटता है और उस नक्शे को फाड़ देता है और कहता है जो इस नक्शे को सबसे पहले मुझे जोड़कर देगा मैं उसको इनाम दूंगा। सभी बच्चे लगे होते हैं, लेकिन कुछ ही वक्त में एक बच्चा आगे आता है, 1 मिनट से भी कम समय में,
और टीचर से कहता है कि सर मैंने नक्शा जोड़ लिया। टीचर देख के बहुत हैरान होता है, कहता है कि बेटा अभी तक सब लोग जोड़ रहे हैं, तुमने आखिरकार किया तो किया कैसे? तब बच्चे का जवाब सुनिएगा। बच्चा कहता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो हिंदुस्तान नक्शा देखा तक नहीं, मुझे नहीं पता जम्मू कश्मीर कहाँ है, मुझे नहीं पता इसमें राजस्थान का है, इसमें सिक्किम का है, मैंने तो हिंदुस्तान का नक्शा पलट दिया। उसके पीछे एक इंसान बना हुआ था, मैं इंसान को जोड़ता चला गया और हिंदुस्तान अपने आप जुड़ता चला गया। अगर हमें हिंदुस्तान को दोबारा से अखंड भारत सोने की चिड़िया बनाना है तो देश के लिए हमें दूसरों पे बातें निकालनी होंगी कि वो प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करेगा, वो प्रधानमंत्री से महिला सशक्तिकरण की बात करेगा। जब हम सब मिलकर इन मुद्दों पे बात करेंगे या हम सब कोई प्रयत्न करेंगे, बात करने से कुछ नहीं होगा, इसके हम प्रयत्न करेंगे तब हमारा देश अखंड भारत बनेगा। और लास्ट में आज मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने आज तक किसी पे सामने से हमला नहीं किया। और हिंदुस्तान पे हमारे देश में शायद 200 ऐसे पूरे देश हैं, इन देशों में एक देश ऐसा नहीं है जिसने हिंदुस्तान पे हमला करने की ना सोची और हमला ना किया हो। भले ही उसने बंदूकों से किया, भले ही उसने गोलियों से किया, भले ही उसने बातों से किया, लेकिन ऐसा कोई देश नहीं है जिसने आज हिंदुस्तान पर हमला नहीं किया। तब मैं इस मंच से पूरे भारत हिंदुस्तान को क्या कह सकता है, सिर्फ 2 पंक्तियों से कहता हूँ कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया अहिंसक है हम, लेकिन नपुंसक नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।